नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पुनिया है और आप सुन रहे हैं पंजाबी रेडियो यूएसए। मैं एक बार फिर हाजिर हूं नए बुलेटिन के साथ और शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। अमेरिका के लॉस एंजलिस में आग लगने के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है। कैलिफोर्निया के मौसम वैज्ञानिकों ने आगे भी तेज हवाओं को लेकर चेतावनी दी है, जिसके कारण आग और अधिक फैल सकती है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आज सोमवार 13 जनवरी से गंगा किनारे कुंभ मेले की शुरुआत हो गई है। इसका समापन महाशिवरात्रि के दिन 26 फरवरी को होगा। आज सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पहले दिन तकरीबन 50 लाख लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई है। खनौरी बॉर्डर पर भूख हड़ताल पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को आज 49 दिन पूरे हो गए हैं। उनकी सेहत लगातार गिरती जा रही है। आज पंजाब के किसानों ने लोहड़ी के दिन एग्रीकल्चर मार्केटिंग पॉलिसी ड्राफ्ट को जलाकर लोहड़ी मनाई। इसके अलावा संयुक्त किसान मोर्चा, जो कि इस आंदोलन में शामिल नहीं है, वह अब इस आंदोलन का साथ देने के लिए तैयार हो गया है, जिसके बाद अब सभी किसान जत्थेबंदियों में एकता होती दिखाई दे रही है। पंजाब में भाजपा नए लोगों को जोड़ने के लिए काफ़ी सक्रियता दिखा रही है। अभी तक पंजाब में भाजपा तकरीबन 8 लाख नए लोगों को अपने साथ जोड़ चुकी है। हरियाणा बीजेपी भी लगातार पंजाब की यूनिट की मदद कर रही है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी और केंद्र में मंत्री मनोहर लाल खट्टर लगातार सुनील जाखड़ के संपर्क में हैं और आज नायब सिंह सैनी ने बीजेपी के दफ्तर में जाकर बीजेपी पंजाब की मदद करने की भी बात कही है। ये थी आज की मुख्य खबरें। अब करते हैं इन खबरों का विश्लेषण और शुरुआत करते हैं पहली खबर से। पहली खबर अमेरिका से आई। अमेरिका के लॉस एंजलिस में लगातार पिछले कई दिनों से आग लगी हुई है। अब वहां पर मरने वालों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है। कल जब हम बात कर रहे थे तो मैंने बताया था कि 16 लोगों की कल तक मौत हुई थी, लेकिन आज जो डेथ टोल है, मरने वाले लोगों की संख्या है, वो 24 हो गई है। और कैलिफोर्निया के मौसम वैज्ञानिक लगातार कह रहे हैं कि तेज हवाएं चलेंगी, जिसके कारण आग और भी फैल सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि इलाके में तेज हवाओं के कारण इस हफ्ते आग और भड़क सकती है। अग्निशमन दल अभी भी 3 जगहों पर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। लॉस एंजलिस काउंटी के स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि मरने वालों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है, जबकि अधिकारियों ने पहले 16 लोगों के लापता होने की बात कही थी। इस आग की वजह से ईटन इलाके में 16 लोगों की मौत हुई है, वहीं पैलिसेड्स इलाके में 6 लोगों की मौत हुई है। लॉस एंजलिस के आसपास 3 इलाकों में अभी भी आग लगी हुई है। आग के कारण सबसे ज़्यादा तबाही पैलिसेड्स में हुई है, जहां 23,000 एकड़ से अधिक का इलाका जल गया है। रविवार को मौसम पर नजर रखने वाली निजी कंपनी ने आग से होने वाले आर्थिक नुकसान के अपने शुरुआती अनुमान को बढ़ाकर 2,250 अमेरिकी डॉलर के से लेकर 270 अरब अमेरिकी डॉलर कर दिया है। अमेरिका के लॉस एंजलिस में फायर फाइटर्स के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार 3 जगहों पर अभी भी आग बुझाने का काम चल रहा है। यहाँ पर कम से कम 6 जगहों पर आग लगी थी, जिनमें से कुछ जगहों पर अभी भी आग पर काबू नहीं पाया जा चुका है। आपको बता दें कि कैलिफोर्निया के जंगलों में जो आग लगी हुई है, अब इसे बुझाने के काम में लगभग 1,000 कैदियों को भी शामिल किया गया है। 11 जनवरी को 939 कैदी इस अभियान में शामिल किए गए। इनमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल हैं। ये सभी कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ करेक्शंस एंड रिहेबिलिटेशन द्वारा चलाए जा रहे वॉलंटियर प्रोग्राम का हिस्सा बन गए हैं। हालांकि इस कार्यक्रम को लेकर लोगों के अलग अलग विचार हैं। कुछ इसे शोषण बता रहे हैं तो कुछ से पुनर्वास। वैसे कैदियों को दैनिक भत्ते के तौर पर $5.80 से लेकर $10.24 प्रतिदिन दिए जाते हैं। यदि कैदियों को किसी आपातकालीन गतिविधि में लगाया जाता है तो उनको $1 अतिरिक्त दिया जाता है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर उत्तर प्रदेश से आई। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर पुलिस के रवैये की शिकायत की है। दरअसल उनकी सिक्योरिटी में कमी की गई है, यानी कि पूरी हटा ली है, जिसको लेकर उन्होंने कहीं ना कहीं एक लेटर सीएम योगी को लिखा है और अब वह बात बाहर भी आ गई है।
उन्होंने आरोप लगाया है कि मुजफ्फरनगर पुलिस के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने की वजह से उनकी समस्त सुरक्षा वापस ले ली गई है। दरअसल जो संजीव बालियान है वो मुजफ्फरनगर से सांसद बनते रहे हैं बीजेपी की टिकट पर, और ये वही चेहरा हैं जिन्होंने सबसे पहले साल 2013 में जो मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे, जिसके कारण 2014 में बीजेपी को पूरे भारत में बहुत बड़ी जीत हासिल हुई, उसका कहीं ना कहीं एक बड़ा चेहरा थे। लेकिन इस बार वह चुनाव हार गए हैं और उनको कहीं पे भी पूछा नहीं जा रहा है। बीजेपी ने उनको एक पुरानी गाड़ी की तरह जंग लगने के लिए छोड़ दिया है, तो उनको बड़ी इससे दिक्कत हो रही है। और उनके ऊपर पहले भी कई बार हमले होते रहे हैं, क्योंकि वह दंगों में शामिल रहे हैं, तो दंगों में शामिल रहने की वजह से वो लोगों के निशाने पे तो हैं, और इस वजह से उनके ऊपर पहले भी हमले हुए रहे हैं। लेकिन अब बीजेपी ने उनसे सिक्योरिटी भी वापस ले ली है, और वो केंद्र सरकार में वजीर भी रहे हैं, महत्वपूर्ण कैबिनेट मंत्री रहे हैं वो, फिर भी उनकी पुलिस सुरक्षा वापस ले ली गई है, इसलिए अब उनको डर लग रहा है। उन्होंने अपने लेटर में एक बड़ी बात भी लिखी है। उन्होंने कहा है कि अगर उनके ऊपर फिर से हमला हुआ तो इसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार के अधिकारियों की होगी। तो एक हिसाब से उनको डर लगा हुआ है कि कहीं बीजेपी या फिर जो लोग हैं अलग अलग किस्म के, वो उनको ऐसे ही तो नहीं छोड़ देंगे, उनको इस्तेमाल करके तो नहीं छोड़ दिया जाएगा। उनको अपनी मौत का भी डर लग रहा है। मेरे को उनका पिछले साल जो लोकसभा चुनाव हुआ था 2024 में, वो उसका एक इंटरव्यू ध्यान आ रहा है। मैंने उनका इंटरव्यू किया था। इंटरव्यू के दौरान वो मुझे लगातार नीचा दिखाने की कोशिश करते रहे, टारगेट करते रहे। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि कुछ लोग हरियाणा से आ जाते हैं यहाँ पर माहौल बिगाड़ने के लिए, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। मैंने उनसे विदा लेते हुए बड़ी सहजता से कहा था, हम तो खैर परदेसी हैं, पर आपका माहौल आपके प्रदेश के ही लोग बिगाड़ने में लगे हुए हैं। मेरा भाव था कि जो जयंत चौधरी के साथ जो बीजेपी ने अलायंस किया है, उसके बाद से ही कहीं ना कहीं संजीव बालियान की उपयोगिता बीजेपी के लिए कम होती गई है। और दूसरा, उनका साल 2013 के दंगों में भी उनका इस्तेमाल किया गया था, तो इस वजह से एक बार दंगे में इस्तेमाल हो जाने की वजह से और अब उनका कोई इस्तेमाल नहीं बचा है, इसलिए बीजेपी ने उनको छोड़ दिया है। और बहुत हद तक वो काफ़ी एक हिसाब से अपना जो आगे का जीवन है वो बहुत मुश्किल में बिताएंगे। खैर, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, और अगली खबर उत्तर प्रदेश से ही है। कुंभ मेला शुरू हो गया है, महाकुंभ कहिए, कुंभ क्या। और आज 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा की रात से इसकी शुरुआत हुई है, और इसका समापन महाशिवरात्रि के दिन 26 फरवरी को होगा। महाकुंभ का शुभारंभ हो चुका है। पौष पूर्णिमा पर सुबह 4 बजे से पहला स्नान चला। सुबह 4 बजे से लोगों ने आज पहली डुबकी लगाई। कुंभ मेले में डीआईजी वैभव कृष्णा ने सोमवार सुबह बताया था कि संगम में अब तक करीब 50 लाख लोगों ने डुबकी लगाई है। भक्तों पर हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की गई। महाकुंभ 144 साल में दुर्लभ खगोलीय संयोग में हो रहा है। यह वही संयोग है जो समुद्र मंथन के दौरान बना था। देश के कोने कोने से भक्त प्रयागराज आए हैं। पहले दिन भीड़ इतनी रही कि 3700 लोग अपने घर वालों से बिछड़ गए। बाद में खोया पाया केंद्र से अनाउंसमेंट कर ज़्यादातर लोगों को उनके परिवार वालों से मिलवाया गया। हेलीकॉप्टर और एनएसजी कमांडो ने महाकुंभ में आए लोगों पर नजर रखी। विदेशी श्रद्धालु भी बड़ी तादाद में कुंभ में स्नान करने पहुंचे। प्रशासन के मुताबिक जर्मनी, ब्राजील, रूस समेत 20 देशों से भक्त पहुंचे। आज से ही श्रद्धालुओं ने 45 दिन का कल्पवास शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है कि इस कुंभ में 40 करोड़ लोग शामिल होंगे। महाकुंभ है ये, और 144 साल बाद ऐसा महाकुंभ देखने को मिल रहा है। महाकुंभ भारत में पहले एक कहावत चलती रही है, जब लोग बिछड़ जाते थे तो लोग हंस के कहते थे क्या कि कुंभ के मेले में गए थे जो वहाँ पर बिछड़ गए। तो इतना बड़ा मेला होता है, और गंगा के किनारे पे जो इलाहाबाद शहर है वहाँ पर ये महाकुंभ होता है। और लोग पौष की पूर्णिमा से स्नान शुरू करते हैं, और जो शिवरात्रि है, शिवरात्रि तक ये स्नान चलता है। तो 26 फरवरी को शिवरात्रि है, उस दिन महाकुंभ का समापन होगा। और काफ़ी फैंसी कहीं ना कहीं आयोजन किए गए हैं। मैंने तो हालांकि थोड़ा क्रिटिकल ट्वीट किया है, लेकिन जिन लोगों की धार्मिक आस्था होती है वो लोग ज़रूर इसमें जाएं और इसको मनाएं। बाकी मैं तो ज़्यादा धार्मिक आदमी नहीं हूँ। खैर,
अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर पंजाब से आई। पंजाब और हरियाणा में किसानों ने लोहड़ी के दिन विरोध प्रदर्शन किए, मंडी निजीकरण नीति की कापियां जलाई और एमएसपी कानून की अपनी मांग को दोहराया। आज पूरे पंजाब और हरियाणा में अलग अलग जगहों पे, हर शहर में किसानों ने जो नई एग्रीकल्चर मार्केटिंग पॉलिसी आई है उसका जो ड्राफ्ट है उसको जलाया और ये कहा कि ये जो नई पॉलिसी लेकर आए हैं ये कहीं ना कहीं दोबारा से 3 खेतीबाड़ी कानूनों की अलग तरीके से एंट्री है और इसकी कापियां जलाकर कहीं ना कहीं आज किसानों ने दोबारा से इसकी खिलाफत की है। खनौरी बॉर्डर पर डटे किसान नेता स्वर्ण सिंह पंदेर ने बताया कि यह ड्राफ्ट की कापियां पूरे देश में जलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन को 49 दिन हो गए हैं और आंदोलन को शुरू हुए 11 महीने बीत चुके हैं, लेकिन सरकार अभी भी मुद्दों पर गंभीर नहीं है। जो जगजीत सिंह डल्लेवाल हैं उनका आज भूख हड़ताल का 49वां दिन है, तो इसलिए उनको काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। उनके डॉक्टरों ने बताया कि अब डल्लेवाल का मांस सिकुड़ना शुरू हो गया है, जो कि चिंताजनक स्थिति है। डॉक्टरों ने बताया कि डल्लेवाल की तबीयत बिगड़ रही है, पहले ही उन्हें बोलने में दिक्कत आ रही थी, अब उनका शरीर सिकुड़ना शुरू हो गया है, उनका शरीर खुद को ही खा रहा है, इसकी भरपाई दोबारा नहीं होगी। हालांकि सरकारी व निजी डॉक्टरों की टीम उन पर नज़र बनाए रखे हुए है। पंजाब सरकार की ओर से धरना स्थल के पास ही एक अस्थायी अस्पताल और एम्बुलेंस तैनात की गई है ताकि किसी भी कोई अप्रिय स्थिति होती है तो उससे निपटा जा सके। हालांकि डल्लेवाल मेडिकल सुविधाएं नहीं ले रहे हैं। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही है। तो जगजीत सिंह डल्लेवाल की जो तबीयत है वो काफ़ी नासाज है, काफ़ी नाजुक है और बहुत कम दिन उनके पास बचे हुए हैं। मेरे को लगता है कि सरकार को जल्दी से जल्दी एक्शन लेना चाहिए। और जो किसान नेता स्वर्ण सिंह पंदेर है उन्होंने सरकार पे गंभीर आरोप लगाते हुए आज कहा कि रोजाना 35 से 40 किसान कर्ज के नीचे दब रहे हैं और कई किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। खेतीबाड़ी से जुड़ी लागत जैसे बीज और कीटनाशक और जो खाद है उनकी कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जिसके कारण किसान लगातार कर्ज के नीचे दब रहे हैं। इसके अलावा आपको पता होगा कि जो बीजेपी के नेता हैं सुनील जाखड़, उन्होंने कुछ दिन पहले बयान देते हुए कहा था कि एमएसपी कानून से तो पंजाब का नुकसान होगा। इसका जवाब देते हुए आज किसान नेताओं ने कहा है कि एमएसपी कानून से पंजाब के किसानों का नुकसान नहीं होगा, बल्कि इससे किसान धान की एकल फसल से बाहर निकलेंगे। उन्होंने दृढ़ता से कहा कि सरकार को आखिरकार झुकना होगा और एमएसपी गारंटी कानून बनकर रहेगा। तो अगर जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की लगातार बात होती है ताकि पंजाब का पानी बचाया जा सके, तो उसमें फ़ायदा ही होगा अगर सभी फसलों के ऊपर एमएसपी मिलेगा। तो जो किसान नेताओं का जो तर्क है ये जायज़ है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और जो अगली खबर है वो एमएसपी कानून पर एसकेएम जो संयुक्त किसान मोर्चा है जो अभी इस आंदोलन में शामिल नहीं है, उसने भी इस आंदोलन में कूदने की पूरी रणनीति बना ली है। आज उनकी किसान आंदोलन 2 के जो मुख्य धड़े हैं उसमें एसकेएम नॉन पॉलिटिकल और किसान मजदूर मोर्चा दोनों के साथ पटियाला के पातड़ा में 4 घंटे मीटिंग हुई है। इसमें एसकेएम के सभी किसान नेता शामिल रहे और जो चल रहा किसान आंदोलन है इसके नेता भी इसमें शामिल रहे। और इसमें किसान नेताओं ने कहा कि हमारी मांग और दुश्मन एक ही है, इसलिए मिलकर आंदोलन लड़ा जाएगा। मीटिंग खत्म होने के बाद किसान नेता पंधेर ने कहा कि मीटिंग में तय हुआ है कि 18 जनवरी को दोबारा से मीटिंग की जाएगी जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। साथ ही मीटिंग में चर्चा हुई कि इस आंदोलन को आगे कैसे लेकर जाना है और कैसे सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। किसान नेताओं ने कहा कि आज हम 3 फोरमों के नेता एक मंच पर हैं, यह बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। इसके साथ ही किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने कहा कि कोई साथी एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी अब आगे से नहीं करेगा। तो एक हिसाब से जो किसान जथेबंदियां इस आंदोलन में शामिल नहीं थी, अब वो भी इस किसान आंदोलन में शामिल होती हुई दिख रही हैं, जो कि एक अच्छी बात है क्योंकि किसानों का संघर्ष है वो एकजुट होकर लड़ा जाए, एक साथ होकर लड़ा जाए, तो ये बहुत ज़रूरी है। बाकी आज लोहड़ी का त्यौहार भी है। जो पंजाब के महबूब गायक रहे सिद्धू मूसेवाला, जिनकी साल 2022 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, आज उनके छोटे भाई की पहली लोहड़ी है और उनके सिद्धू मूसेवाला की हवेली पर आज पूरा गांव उमड़ पड़ा और भावुक हुए माता पिता ने आज उनकी पहली लोहड़ी मनाई है। और जो
उनके छोटे भाई हैं उनका नाम भी शुभदीप ही रखा है। और शुभदीप की पहली लोहड़ी के अवसर पर परिवार और ग्रामीणों ने मिलकर जश्न मनाया है। इस खास मौके पर सिद्धू की माता चरण कौर अपने बेटे को याद करते हुए भावुक नजर आई और उन्होंने अपने छोटे बच्चे को गोद में ले रखा था। मेहमानों ने खूब पैसे और बधाइयाँ दी। आज मेरे भी बच्चा हुआ इसी साल 2024 में, तो आज मेरे बेटे की भी पहली लोहड़ी है, तो हमने भी आज परिवार समेत मनाई है। तो बड़ा अच्छा लगता है जब बच्चे की पहली लोहड़ी होती है। तो ये मेरे को लगा कि जो शुभदीप सिंह है, क्योंकि उसको सब लोग प्यार देते हैं, तो उसकी पहली लोहड़ी की खबर आप तक पहुंचाई जाए। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर है बीजेपी के बारे में। बीजेपी पंजाब में खासा इंटरेस्ट ले रही है और अब बीजेपी वहां पर पंजाब में लगातार मेंबरशिप अभियान अपना चलाए हुए है। लगभग 8 लाख नए लोगों को बीजेपी पंजाब में पिछले कुछ दिनों में जोड़ चुकी है। 30 लाख नए मेंबर बनाने का बीजेपी का टारगेट है। और जो पंजाब की बीजेपी है वो हरियाणा बीजेपी के बड़े नेताओं की मदद ले रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हों या केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, दोनों ही लगातार पंजाब में अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं। और आज जो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं वो भाजपा के कार्यालय में पहुंचे, पंजाब के भाजपा कार्यालय में पहुंचे, जहां उन्होंने पंजाब में भाजपा की सदस्यता लेने वाले लोगों से फ़ोन पर बात की। पंजाब भाजपा के पदाधिकारियों को सीएम के इस दौरे की जानकारी नहीं थी, वे सिर्फ भाजपा के चल रहे सत्यापन के लिए आए थे। जो नायब सिंह सैनी हैं उन्होंने मीडिया में बयान देते हुए कहा कि मैंने पंजाब में सदस्यता संचालकों को फ़ोन करने वालों और भाजपा की सदस्यता लेने वालों से चर्चा की। मुझे चर्चा का यह कार्यक्रम अच्छा लगा। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन और भारत को आगे ले जाने के उनके निरंतर प्रयास को नई दिशा ने पिछले 10 सालों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। तो एक हिसाब से मोटा कहीं ना कहीं पंजाब में अपनी जड़ें जमाने की बीजेपी कोशिश कर रही है और लगातार जो मेंबरशिप चल रही है उसमें 8 लाख लोगों को जोड़ा जा चुका है और लगातार कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो अकाली दल है, जो कि पंजाब की पार्टी है और पंथक पार्टी होने का दावा भी करती है, उसमें अभी भी बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं, बहुत सारी लड़ाइयाँ दिख रही हैं। और जबकि जो फरवरी महीना है इसमें लगभग 25 लाख नए सदस्य अकाली दल में जोड़े जाने हैं। मुझे लगता है कि जो अकाली दल के नेता हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं कि कितना बड़ा खेल पंजाब के साथ हो रहा है। अगर वो थोड़ा समझ पा रहे होते तो उनको वो एकता भी कर लेते और वो एक जो नई लीडरशिप आनी चाहिए उसको भी स्पेस देते। नई लीडरशिप को भी रोक रहे हैं। और दूसरा जो हरियाणा में हुआ है, हरियाणा का चुनाव अब की बार पंजाब के लिए सबक होना चाहिए। हरियाणा में बीजेपी के जीतने का एक कारण यह भी है कि जो जाट हैं वो आपस में बट गए, इस कारण कहीं ना कहीं बीजेपी को आसानी हुई है हरियाणा में दोबारा से सरकार बनाने में। अगर जो पंथक वोटें हैं, जो पंथक पॉलिटिक्स है पंजाब की, अगर वो बिखरेगी तो 2027 में कहीं ना कहीं दोबारा से पंथक पॉलिटिक्स को नुकसान होगा और पंथक पॉलिटिक्स की वापसी मुश्किल होगी। खैर, ये तो जो नेता हैं उनको खुद ही सोचना पड़ेगा। हम तो पत्रकार हैं, हम तो उनका एक जो क्रिटिसिज्म हो सकता है, जो आलोचना हो सकती है, वही कर सकते हैं और वही हमारा काम भी है। तो आज के लिए इतना ही। कल दोबारा मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए बुलेटिन के साथ। आप देखते और सुनते रहिए पंजाबी रेडियो यूएस।